वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। तो आज बात करेंगे हम लोग ईवीएस पेडागोजी के बारे में और अच्छे से इसको एक्सप्लेनेशन के साथ हल करेंगे। आप वीडियो में बने रहें, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो आप पूरी वीडियो को देखें, अच्छे से एक्सप्लेनेशन करेंगे। चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। आज का पहला प्रश्न है, मोहन ने कक्षा में बताया कि उसके पिताजी कुल्हड़ हैं। मोहन अपने कक्षा में क्या बता रहा है कि उनके पिताजी क्या हैं? कुल्हड़ हैं। चीज़ें हम जो बनाते हैं और करते हैं, एक थीम है। तो थीम के अंतर्गत आप विद्यार्थियों को चाय बनाने के कुल्हड़ बनाना सिखाते हैं। आप निम्नलिखित में से कौन से संसाधन का उपयोग करेंगे? आप बच्चों को क्या, जो चाय बनाने के लिए कुल्हड़ जो बनता है उसको दिखाना चाह रहे हैं, सिखाना चाह रहे हैं बच्चों को ऐसा। तो आप किस चीज़ का, किस संसाधन का उपयोग करेंगे? नंबर 1 में है सामुदायिक संसाधन, नंबर 2 में है तकनीकी संसाधन मतलब टेक्निकल रिसोर्स, और 3 में है मीडिया, चौथा में है प्राकृतिक संसाधन। तो इसका आसान सा क्वेश्चन है, कौन सा आंसर होगा? सामुदायिक संसाधन, यानी आप जो सामुदायिक रिसोर्स है उसका उपयोग करेंगे। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विज्ञान का सर्वोत्तम वर्णन करता है? 4 कथन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा कथन जो है विज्ञान के बारे में सर्वोत्तम वर्णन करता है? पहला है, विज्ञान सुव्यवस्थित, ज्ञान एवं स्थिर है। नहीं, विज्ञान सुव्यवस्थित है लेकिन ज्ञान स्थिर इसमें नहीं है। दूसरा है, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। ये बिल्कुल सही है। विज्ञान क्या है? तो ज्ञान की एक इकाई है और ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। इसमें सारे प्रोसेस को बताया गया है। तो और 3 में है, विज्ञान संगठित एवं सुव्यवस्थित है। तो विज्ञान सुव्यवस्थित तो है बट लेकिन ये संगठित नहीं है। और 4 में है, विज्ञान संगठित, ज्ञान की इकाई एवं गत्यात्मक है। तो इस सब में कौन सा बेटर ऑप्शन है? ऑप्शन 2, विज्ञान ज्ञान की इकाई एवं ज्ञान निर्माण की प्रक्रिया है। तो चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन ईवीएस सीखने का वर्णन करता है, सीखने का वर्णन करते हैं? को 4 कथन दिया गया है, कौन सा जो है ईवीएस सीखने का सही वर्णन करता है? पहला है, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल की प्राप्ति होती है। बिल्कुल सही है, पर्यावरण से ज्ञान और कौशल दोनों की प्राप्ति होती है। और नंबर 2 में है, अधिगमकर्ता के बीच विचार और कौशलों का नंबर 2 में है कि अधिगमकर्ता के बीच विचार एवं कौशलों को साझा करना। तो जो अधिगम करता है उनके बीच हम क्या करते हैं? विचार और कौशल दोनों का साझा करते हैं। ये भी सही है। 3 में है, प्रेषित की जा रही जानकारी प्राप्त करना। और नंबर 4 में है, अधिगमकर्ता द्वारा ज्ञान का सक्रिय निर्माण करना। डी बिल्कुल सही है कि अधिगमकर्ता द्वारा हम क्या करते हैं? ज्ञान का सक्रिय निर्माण कर रहे हैं। और 3 को देखिए, ए डी बी, ये तो 3 सही है। और जब सी को पढ़िएगा इंग्लिश में, देखिएगा इसका इंग्लिश वर्जन क्या है? रिसीविंग इन्फॉर्मेशन विच इज बीइंग ट्रांसमिटेड। तो ये गलत है। क्यों गलत है? कि इन्फॉर्मेशन को जो है प्रेषित नहीं किया जा रहा है, इसमें चीज़ों को वर्णन किया जाता है और चीज़ों ज्ञान को खुद से निर्माण किया जाता है। सही कौन होगा? ए डी बी, ऑप्शन 4 में देखिए है ए डी बी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? प्राइमरी लेवल पर ईवीएस का जो है सर्वोत्तम व्याख्या कौन सा कथन कर रहा है? पहला है, पर्यावरण पढ़ाया जाने वाला एक विषय है। तो ये तो सही है कि पढ़ाया जाने वाला एक विषय है, लेकिन ये सर्वोत्तम करता है या नहीं, बाकी 3 को देखने के बाद पता चलेगा। कक्षा 1 से 5 तक अध्ययन किया जाने वाला एक विषय है, ये भी सही है। बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, ये और ज़्यादा सही है। और नंबर 4 में है, विभिन्न थीम उप विषयों से संबंधित एक विषय है, 4 भी सही है। तो इसमें चारों जो है बिल्कुल सही है, लेकिन आपको जो सबसे बेस्ट है वो चुनना है। जब आप 3 को एक बार पढ़िएगा फिर से, बालक के परिवेश से संबंधित एक विषय है, तो ये ज़्यादा सही है। क्यों ज़्यादा सही है? क्योंकि यहाँ बच्चे की डेली लाइफ की बात हो रही है, बच्चे की इन्वायरमेंट की बात हो रही है, बच्चे जहाँ से आते हैं वहाँ की बात हो रही है, एक परिवेश की बात हो रही है कि बालक के जो है परिवेश से संबंधित एक विषय है, जो कि बिल्कुल सही है। और इसमें सारा ऑप्शन इंक्लूड है, इसलिए 3rd इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में रीता अपनी शिक्षिका से पूछती है कि उससे मेहमानों के लिए चाय बनाने की अपेक्षा क्यों की जाती है, जबकि उसके भाई से ऐसा करने की अपेक्षा नहीं की जाती है। क्या ये पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दा है? तो क्या करिए कि कोई बच्ची है
रीता नाम की वो अपनी शिक्षिका मैम से पूछती है कि घर वाले जब मेहमान आते हैं तो चाय बनाने की अपेक्षा उनसे करती है, जबकि उनके भाई से नहीं करते हैं। तो ऐसा क्यों है? तो ये एक जेंडर डिस्क्रिमिनेशन या जेंडर जो स्टेरियोटाइप है उनका वर्णन करता है। तो देखेंगे ऑप्शन किस तरह का है। पहला है नहीं, तो इसका चर्चा करना चाहिए, तो ये बोला कि नहीं, तो नहीं होगा नहीं, जहाँ भी नहीं है उसको पहले काट दें। दो में नहीं है, दोनों को हटा दिए। अब 3 और 4 में है। 3 में हाँ, क्योंकि ये समानता और गैर भेदभाव से संबंधित है। बिल्कुल सही है, इसमें ये समानता वाली कोई बात नहीं हो रही है और ये भेदभाव से संबंधित बात है, तो ये सही है। और 4 में है हाँ, क्योंकि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन से संबंधित अनुभव साझा कर रही है। देखिए ये सही है कि अनुभव दैनिक जीवन से संबंधित साझा कर रही है, लेकिन यहाँ ये बात इसलिए कह रही है, बोला कि जब मेरा भाई फ्री रहता है तब भी उससे अपेक्षा नहीं की जा रही कि वो चाय बना के दे, और हमसे अपेक्षा की जा रही है। तो मतलब यहाँ समानता और भेदभाव की बात हो रही है, इसलिए थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, जल संरक्षण पढ़ाने का सबसे उचित तरीका ये होगा कि विद्यार्थी से कहा जाए। आप जब बच्चों को जल संरक्षण के बारे में पढ़ाएंगे तो सबसे उचित तरीका कौन होगा? 4 तरीका यहाँ पर दिया गया है। पहला है जल संरक्षण से संबंधित कहानियाँ, कविताएं और गीत इकट्ठा करना, कि आप जल से संबंधित बहुत सारी कहानियाँ और कविता को एक जगह करें। ऐसे करके आप जल के बारे में पढ़ाएंगे, तो ऐसा करके नहीं पढ़ाएंगे। इससे बच्चों में जो है वो एक पॉजिटिव भावना नहीं आएगी कि जल को हम कैसे संरक्षित करें। 2 में है जल के उपयोग से संबंधित चित्रों को दिखाकर या ये चर्चा करना कि यहाँ जल का उपयोग अधिक हो रहा है। ये सही है कुछ हद तक, कि चित्रों को दिखाकर बच्चों को क्या करेंगे, समझाएंगे कहाँ जल का ज़्यादा उपयोग हो रहा है, कहाँ कम हो रहा है, लेकिन ये पूर्णतः सही नहीं है। और 3 में है वे और उनके परिवार के सदस्य जल का उपयोग कैसे करते हैं, इसका जल बजट बनाना। ये बिल्कुल सही है, इसमें बच्चे की अनुभव का साझा हो रहा है, दैनिक जीवन की बात हो रही है, इसलिए थर्ड बिल्कुल सही है। नेक्स्ट प्रश्न है, शैक्षिक भ्रमण के दौरान रात को जंगल से गुजरते हुए तीसरी कक्षा की एक विद्यार्थी आपका ध्यान किसी कीट की चिरी चिरी आवाज़ की ओर आकर्षित करते हुए पूछती है, ये क्या है? एक अन्य विद्यार्थी जवाब देता है, ये सितारों की चमकने की आवाज़ है। आप क्या करेंगे? जब आप शैक्षिक भ्रमण से आ रहे हैं तो बच्चे रास्ते में क्या करते हैं, अक्सर रात में आपने आवाज़ सुना होगा चिरी 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 की। तो एक बच्चे ने कहा कि ये क्या है, तो दूसरे बच्चे ने जवाब दिया कि ये सितारों के चमकने की आवाज़ है। तो आप एज ए टीचर क्या करेंगे? 4 ऑप्शन आपके सामने है। पहला है विद्यार्थियों को सही बताएंगे कि ये एक कीट की आवाज़ है। नंबर 2 है अन्य विद्यार्थियों से उनकी प्रतिक्रिया साझा करने को कहेंगे। नंबर 3 इस व्याख्या को स्वीकार कर लेंगे क्योंकि अगली कक्षाओं में विद्यार्थियों को सही उत्तर सीख लेंगे। और नंबर 4 में है विद्यार्थी से कहेंगे कि खोजें आवाज़ कहाँ से आ रही है। तो देखिए आप बच्चों को नहीं कहेंगे कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, इसका खोज कीजिए। इसे छोड़ भी नहीं देंगे कि अगले कक्षा में जाकर आप इसको पढ़ लोगे, तो ये भी गलत है। और पहला में विद्यार्थी को सही बताएंगे कि आवाज़ ये एक कीट की आवाज़ है। तो आप बच्चों को बताने से पहले क्या करें, दूसरे बच्चों की प्रतिक्रिया लें, क्योंकि हो सकता है कि कोई दूसरे बच्चों को इसके बारे में पता हो। तो क्या करें, इससे बच्चे क्या होंगे, सहयोग की भावना, सहयोग अधिगम के द्वारा सीख सकते हैं। तो सेकंड बिल्कुल सही है। पर्यावरण अध्ययन की पुस्तक में दिए गए प्रयोगों के परिणाम, जो ईवीएस का बुक होता है उसमें जो प्रयोग होता है उसका परिणाम के बारे में यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, कौन सा सही है? पहला है प्रयोग के अंत में दिए जाना चाहिए जिससे विद्यार्थी उनकी पुष्टि कर सके, यानी जहाँ प्रयोग दिया हुआ है उसके पीछे दिया जाना चाहिए इसका परिणाम, ताकि विद्यार्थी उसकी पुष्टि कर सके, कंफर्म कर सके उसको। और ये सही है कुछ हद तक। नहीं, ये सही इसलिए नहीं है कि आगे क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्योंकि आपको हो सकता है कि इससे बेटर आंसर मिल जाए। दूसरा है नहीं दिए जाने चाहिए क्योंकि विद्यार्थियों को स्वयं आकलन करके निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए, ये भी सही है। तीसरा है पर्यावरण अध्ययन अध्यापक द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए, गलत है कि जब बच्चे प्रयोग करेंगे तो उसको टीचर के द्वारा स्पष्ट किया जाए। पहले उसके प्रयोग को देखेंगे, वो कहाँ तक पहुँच पा रहे हैं इस चीज़ को देखेंगे हम। और 4 में प्रयोग के अंत में स्पष्ट किए जाने चाहिए जिससे विद्यार्थी याद कर सके। याद करने वाली बात आएगा, इसको काट देंगे। अब पहला में है कि उसके प्रयोग के बाद दिया जाना चाहिए, और दूसरा में नहीं दिए जाना चाहिए क्योंकि विद्यार्थी को स्वयं अवलोकन करके निष्कर्ष तक पहुँचना चाहिए। ये ज़्यादा सही है, क्योंकि जब बच्चे प्रयोग करेंगे ईवीएस के बुक में तो उनको स्वयं जो है अवलोकन करके निष्कर्ष तक, कंक्लूजन तक पहुँचने का मौका दिया जाना चाहिए। तो सेकंड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न है, आपके विद्यालय का बागवान विद्यालय के बगीचे से सूखी पत्तियां जो है इकट्ठा करता है और जलाता है।
आपका एक विद्यार्थी इसकी शिकायत आपसे करता है तो आप क्या करेंगे? तो विद्यालय में कोई जो है बगीचा है, तो वहाँ का जो बागवान है, माली है, रखवाला क्या करता है, सूखी पत्तियों को इकट्ठा करता है और वो जला देता है। तो एक बच्चा जो है आपको शिकायत करता है कि कोई बागवान ऐसे ऐसे कर रहा है, वो पत्तियों को जला रहा है। तो एज ए टीचर आप क्या करेंगे? ऑप्शन एक में है विद्यार्थियों को समझाएंगे कि बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। तो ये कुछ हद तक सही है कि हम बच्चों को समझाएंगे कि जो है बागवान बगीचे के कचरे को कम कर रहा है। नंबर 2 में विद्यार्थी से सूखी पत्तियों को इकट्ठा करने में बागवान की मदद करने को कहेंगे तथा खाद बनाने में सहायता करेंगे। तो जब सूखी पत्तियां जो होते हैं वो जलकर क्या बनता है, खाद बनता है। तो ये ज़्यादा सही है, क्योंकि यहाँ बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा एक्टिव होकर बच्चे को हम अवलोकन कराएंगे उस चीज़ का, डायरेक्ट दिखा देंगे कि देखो ऐसे ऐसे खाद बनता है। तो ये ज़्यादा सही है। और थर्ड में है बागवान से बात करेंगे और ऐसा निर्देश देंगे कि वो ऐसा ना करे क्योंकि पर्यावरण के लिए हानिकारक है। नहीं, ऐसा तो आप नहीं कहेंगे, क्योंकि ये सूखी पत्तियां हैं, ये पर्यावरण के लिए, इसको जलाने से पर्यावरण में कोई नुकसान नहीं होगी। तो थर्ड गलत है। और फोर्थ में प्रधानाध्यापक से कहेंगे कि इस समस्या को सुलझाएं, ये भी गलत है। तो कौन सा सही है? सेकंड। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कोऑपरेटिव लर्निंग यानी सहयोगात्मक अधिगम के आवश्यक तथ्य हैं? ऑप्शन एक में है विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं। बात यहाँ पे सहयोगात्मक अधिगम की है, तो बच्चे किस में, समूह में कार्य करते हैं, तो ये सही है। बी में विद्यार्थी समूह में साझा करते हैं यानी स्टूडेंट शेयर इन ग्रुप, तो ये उतना सही नहीं है। और 3 में है विद्यार्थी अपने अपने समूह में सकारात्मकता के साथ प्रतियोगिता करते हैं। देखिए, प्रतियोगिता तो नेगेटिव है, लेकिन करते क्या है, पॉजिटिवली करते हैं, सकारात्मक के साथ करते हैं। तो सी बिल्कुल सही है। और डी में विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, डी भी सही है, क्योंकि सहयोगात्मक अधिगम है तो विद्यार्थी क्या करते हैं, एक दूसरे की सहायता करते हैं। ए सी डी ऑप्शन में होना चाहिए कहीं। अब देखेंगे ए सी डी कहीं है, जब आप ऑप्शन चेक करेंगे तो कहीं भी ए सी डी नहीं है। तो आप सी के साथ किसको मिलाएंगे, सी और डी मिलाएंगे, क्योंकि ए सी डी एक साथ में नहीं है और सी डी कन्फर्म सही है। तो सी डी ऑप्शन 3 में है, क्योंकि आप जब सी डी को पढ़ेंगे तो विद्यार्थी एक दूसरे की सहायता करते हैं, तो ये ज़्यादा सही है। और विद्यार्थी समूह में कार्य करते हैं, तो जब ए और डी को आप मिलाइएगा तो नंबर ए ऑप्शन डी में इंक्लूड है, इसलिए वहाँ पर ए सी डी नहीं दिया है, ना देके सी डी दे दिया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, कक्षा में अध्यापिका सभी विद्यार्थियों से पूछती है कि कपड़े कैसे धोए जाते हैं। विद्यार्थी जवाब देते हैं कि वे अपनी माताओं को विभिन्न तरीके से साबुन लगाकर, पत्थर पर कपड़े रगड़ कर धोने यानी कपड़े धोने का लकड़ी का बेट से धोकर, ब्रश लगाकर और वॉशिंग मशीन से कपड़े धोते हुए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन अध्यापिका द्वारा चर्चा करवाए जाने की सर्वोत्तम व्याख्या है? ऑप्शन एक है विद्यार्थियों को सामाजिक असमानता को उजागर करने के लिए। नंबर 2 है विद्यार्थी को घर के अनुभवों पर चिंतन करने के लिए प्रेरित करने हेतु। नंबर 3 है कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करने के लिए। और नंबर 4 है उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया सिखाने के लिए। देखिए, उन्हें कपड़े धोने की प्रक्रिया नहीं सिखाना है, सामाजिक असमानता की भी बात नहीं हो रही है। नंबर 3 में है कि कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं, इसके लिए विविध संदर्भ प्रदान करना। तो ऐसा नहीं है कि कपड़े कैसे धोए जा सकते हैं बच्चों को सिखाना है, हमें क्या करना है, बच्चों को घर के अनुभवों पर देखिए चिंतन करने के लिए और उन्हें प्रेरित करना है हमें। तो ये पॉजिटिव है, इसलिए सेकंड बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन रचनावादी कक्षा कक्ष में अध्यापक की भूमिका का सही वर्णन करता है? ऑप्शन एक में है पढ़ना और ज्ञान की व्याख्या करना। तो आप पढ़ना सिखाएंगे और ज्ञान को कैसे व्याख्या करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे, ये सिखाएंगे। एक टीचर होकर तो ऐसा नहीं करेंगे आप। 2 में है विद्यार्थियों को ज्ञान निर्माण हेतु प्रेरित करना, बिल्कुल सही है, बच्चों को ज्ञान निर्माणकर्ता बनाएंगे, उनको उसके लिए प्रेरित करेंगे। सी में है प्रश्न करना और व्याख्या करना, बच्चों को प्रश्न करना सिखाएंगे और एक्सप्लेन करना सिखाएंगे, तो ये भी नहीं है। और 4 में है विद्यार्थियों को व्याख्या करने हेतु प्रेरित करना, तो विद्यार्थियों को क्या करेंगे, एक्सप्लेन करने के लिए हम प्रेरित करेंगे, सिखाएंगे नहीं। तो कौन सी है, बी और डी। देखेंगे किस ऑप्शन में है, बी डी, तो देखेंगे ऑप्शन बी में है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। और ये ईवीएस का सबसे वीवीआई यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कथन पर्यावरण अध्ययन एक खाली जगह विषय है के लिए उपयुक्त विकल्प को चुनें। तो क्या है, पर्यावरण जो है ईवीएस जो है क्या है, वो इंटीग्रेट विषय है, एकीकृत विषय है। इसमें सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण यानी हमारा जो है
एनवायरनमेंट शामिल होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट प्रश्न है, विद्यार्थियों को प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण के बारे में पढ़ाते हुए आपने कहा कि हमें चौराहे पर लाल बत्ती होने पर गाड़ी बंद कर देनी चाहिए। अगले दिन आपका एक विद्यार्थी कहता है कि उसके पापा ने उनका पालन नहीं किया। उस विद्यार्थी के पापा द्वारा किसकी उपेक्षा की जा रही है? तो पहला ऑप्शन है सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाना, दूसरा है ट्रैफिक नियम का पालन करना, तीसरा है पर्यावरण के लिए चिंतित होना और चौथा है ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग करना। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वो टीचर जो है प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के बारे में पढ़ा रही है। तो सड़क सुरक्षा की बात प्राकृतिक संसाधन में नहीं आता है, ट्रैफिक नियम का विवाद प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो बच्चे उनके पिता द्वारा बच्चे के किस चीज़ की नेगलेक्ट की जा रही है? तो पर्यावरण के लिए बच्चा चिंतित नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि वो घर में देख रहा है, अपने पापा को देख रहा है कि वो जब वो इस पे जाता है, ट्रैफिक नियम का पालन कब नहीं करता है? जब वो लाल बत्ती रहती है तो गाड़ी बंद नहीं करता है। तो पर्यावरण के लिए वो बच्चा चिंतित नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब उनके पापा खुद नहीं गाड़ी बंद कर रहे हैं, वो खुद प्रदूषण फैला रहे हैं, तो बच्चे के अंदर ये थिंकिंग जो है नहीं पैदा होगी कि हमें पर्यावरण की कैसे सुरक्षा करनी चाहिए। और नंबर 4 है ईंधन का विवेकपूर्ण उपयोग। अब जब उनके पापा द्वारा बच्चे कहाँ किन से सबसे ज़्यादा सीखते हैं? तो फैमिली एंड फ्रेंड से सबसे ज़्यादा सीखते हैं। तो उनके पापा द्वारा ईंधन की बचत नहीं की जा रही है, तो बच्चे कहाँ से सीखेंगे? तो इसमें कौन सही है, सी और डी? तो देखेंगे किस ऑप्शन में है। जब यहाँ ऑप्शन हम चेक करेंगे तो है सी और डी यहाँ पर, तो ऑप्शन 3 बिल्कुल सही है। तो इसी के साथ हमारा जो 15 सवाल का ईवीएस पेडागोजी का जो क्लास था समाप्त हो रहा है। मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक आप चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।